हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एचपी स्टडी हब। तो आज के इस लेक्चर में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं डेली करंट अफेयर के एमसीक्यूज क्वेश्चन। तो आज दिनांक है 31 मार्च। तो चलिए डिस्कस करते हैं 31 मार्च के डेली करंट अफेयर एमसीक्यूज क्वेश्चन, जो कि आपके आने वाले किसी भी अपकमिंग एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ कारणवश फ्रेंड्स हमने ये सीरीज़ बंद कर दी थी, लेकिन अब आपको ये सीरीज़ रेगुलरली अर्ली इन द मॉर्निंग देखने को मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर को। बट बिफोर वी गो, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल एचपी स्टडी हब को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन बटन। और इसके साथ ही अगर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल एचपी स्टडी हब को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको हमारे सभी लेक्चर की पीडीएफ मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर को। क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें आपसे पूछा गया है, Which country successfully launched 38 foreign satellites from 18 countries using its Soyuz 2.1A कैरियर रॉकेट? तो आपने मुझे बताना है किस देश ने 18 देशों के 38 फॉरेन सैटेलाइट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है, और जिस रॉकेट के सहारे ये लॉन्च किया गया उस रॉकेट का नाम था सोयूज 2.1A। ठीक है, आप इसका नाम भी याद रखने। तो आपने मुझे उस कंट्री का नाम बताना है। आपके गिवन ऑप्शन चाइना, जापान, रशिया या फिर यूएई। सो आई होप आपने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लिया होगा, और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन सी, रशिया इज द राइट आंसर। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं द रशिया स्पेस एजेंसी रोस्कोमोस, है ना। आप इस स्पेस एजेंसी का नाम याद रखिए रशिया की, जैसे इंडिया की स्पेस एजेंसी का नाम है इसरो। ठीक है, तो उसी तरह जो रशियन की जो स्पेस एजेंसी है उसका नाम है रोस्कोमोस। तो उन्होंने हाल ही में 38 फॉरेन सैटेलाइट को लॉन्च किया है अपने सोयूज 2.1A कैरियर रॉकेट के साथ। और ये फ्रेंड्स आपका लॉन्च किया गया रॉकेट कजाकिस्तान के बैकानोर से। ठीक है, आप इस प्लेस को भी नाम याद रखें, कजाकिस्तान के बैकानोर से ये रॉकेट आपका लॉन्च किया गया है। तो फ्रेंड्स इसमें जो आपके 38 टोटल सैटेलाइट थे, और इसमें आपकी जो कंट्री थी वो थी 18। ठीक है, 38 फॉरेन सैटेलाइट इसमें टोटल इंक्लूड थे, और इसमें 18 कंट्रियों ने पार्टिसिपेट किया था, जिसमें कि आपकी इंपॉर्टेंट कंट्रीज है साउथ कोरिया, जापान, कनाडा, सऊदी अरबिया, जर्मनी, इटली और ब्राज़ील। ठीक है, आप इन सभी कंट्रियों का नाम याद रखें। और मोस्ट इंपोर्टेंट आपने फ्रेंड्स अपने यहाँ पे याद रखना है, वन ऑफ दिस सैटेलाइट नेम्ड चैलेंज 1। आप इस सैटेलाइट का नाम याद रखें, चैलेंज 1, जो कि आपका फर्स्ट एवर सैटेलाइट है, जो कि मेड हुआ है कम्प्लीटली इन ट्यूनेशिया। तो ट्यूनेशिया कंट्री ने इसको जो है डेवलप किया है, इस चैलेंज 1 सैटेलाइट को। ये भी सैटेलाइट जो है ये लॉन्च किया गया इस रॉकेट के सहारे, और इसको जो डेवलप किया था ट्यूनेशिया के अंदर वो थे आपके टेलनेट टेलीकम्युनिकेशन ग्रुप। ठीक है, टेलनेट टेलीकम्युनिकेशन ग्रुप ने इसको तैयार किया था, चैलेंज 1, जो कि आपका ये आपका फर्स्ट एवर सैटेलाइट है, जो कि आपका मेड किया गया है ट्यूनेशिया द्वारा। काफ़ी इंपॉर्टेंट, आप इसे याद रखें। वही बात करूँ रशिया के प्रेसिडेंट की, तो वो है व्लादिमीर पुतिन, और यहाँ की कैपिटल है मॉस्को, और यहाँ की जो करेंसी है वो है रशियन रूबेल। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसे भी याद रखें। फ्रेंड्स बात करूँ यहाँ पे चाइना की, तो चाइना की कैपिटल आई होप आप सभी को पता होगा, बीजिंग। जापान की कैपिटल है टोक्यो, और यूएई की कैपिटल फ्रेंड्स आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बतानी है। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, यूएई की कैपिटल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें आपसे पूछा गया है 2011 इस्तांबुल कन्वेंशन विच वॉज मेकिंग न्यूज रिसेंटली इज एसोसिएटेड विद विच इशू? तो 2011 इस्तांबुल कन्वेंशन जो हाल ही में खबरों में भी थी, ये किस मुद्दे से जुड़ी हुई है? ऑप्शन ए, डोमेस्टिक वायलेंस एंड जेंडर इक्वालिटी, क्लाइमेट चेंज, फाइनेंशियल इंक्लूजन, या फिर ऑप्शन डी, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। तो आई होप आपने इस क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट कर लिया है। अगर आप न्यूज़पेपर रेगुलरली फॉलो करते होंगे तो आपने 2011 इस्तांबुल कन्वेंशन के बारे में जरूर सुना होगा, और इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वो ऑप्शन ए, डोमेस्टिक वायलेंस एंड जेंडर इक्वालिटी। फ्रेंड्स बात करूँ 2011 इस्तांबुल कन्वेंशन की, तो इसे ही आपका द काउंसिल ऑफ यूरोपियन कन्वेंशन भी कहा जाता है, जो कि फ्रेंड्स आपका ट्रीटी साइन की गई थी 2011 में। और इसका जो मेन पर्पस था वो था प्रिवेंटिंग एंड कॉम्बैटिंग वायलेंस अगेंस्ट वुमेन एंड डोमेस्टिक वायलेंस। तो फ्रेंड्स वुमेन के अगेंस्ट जो भी डोमेस्टिक वायलेंस होती है उसको रोकने के लिए, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, वुमेन की राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए जो आपकी कन्वेंशन थी, ये आपकी आई थी 2011 में सामने। ठीक है फ्रेंड्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट, आप इसे याद रखें। और रिसेंटली क्या हुआ कि फ्रेंड्स टर्की विड्रॉ दी कन्वेंशन एमिंग टू प्रोटेक्ट वुमेन अगेंस्ट वायलेंस। आप बिजनेस स्टैंडर्ड का ये आर्टिकल देख सकते हैं। तो टर्की ने रिसेंटली इस जो ट्रीटी से है वो आपका पुल आउट कर लिया, यहाँ से विड्रॉ कर लिया है। तो इसी वजह से ये आपकी जो ट्रीटी थी वो न्यूज़ में थी। फ्रेंड्स बात करूँ इस ट्रीटी की इंपॉर्टेंस की, तो ये फर्स्ट वर्ल्ड की फर्स्ट बाइंडिंग इंस्ट्रूमेंट था या फिर ट्रीटी थी, जो कि बनाई गई थी
टू प्रिवेंट एंड टैकल वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। तो वुमेन के राइट्स को रोकने के लिए, ठीक है, या फिर उनके खिलाफ जो भी डोमेस्टिक वायलेंस होती है उसको टैकल करने के लिए फर्स्ट बाइंडिंग आपकी ट्रीटी थी जो कि सामने आई थी। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट आपकी इस्तांबुल कन्वेंशन, आप इसे याद रखें, ये आपकी 2011 में सामने आई थी। फ्रेंड्स बात करूँ इसके फर्स्ट सिग्नेटरी की, तो इसको फर्स्ट टाइम जो रेटिफाई किया था इस ट्रीटी को वो टर्की थी, ठीक है। आप याद रख सकते हैं टर्की जो थी वो फर्स्ट कंट्री थी जिसने इस ट्रीटी को रेटिफाई किया था, और टर्की ने हाल ही में इससे विड्रॉ कर लिया है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ट्रीटी थी, तो अब यहाँ पे टर्की ने इसको विड्रॉ किया है। तो देखते हैं अब आगे जो है टर्की इसके ऊपर क्या फैसला सुनाता है, क्योंकि वहाँ पे ऐसे भी अगर बात करूँ तो वहाँ पे काफ़ी प्रोटेस्ट चलते हैं, वुमेन जो भी वुमेन के अगेंस्ट वायलेंस होती है उसके खिलाफ टर्की में प्रोटेस्ट आपने देखे होंगे चले ही रहते हैं। तो उसके बावजूद भी अगर वो ऐसी ट्रीटी से हटते हैं तो कहीं ना कहीं ये देखने लायक होगा कि अब टर्की जो है आगे क्या अप्रोच अपने अपनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 3, विच इंडियन ऑर्गेनाइजेशन डेमोन्स्ट्रेटेड फ्री स्पेस क्वांटम कम्युनिकेशन फॉर द फर्स्ट टाइम। तो आपने मुझे बताना है इन गिवन ऑप्शन में से वो कौन सा भारतीय संगठन है जिसने पहली बार फ्री स्पेस क्वांटम संचार का प्रदर्शन किया। ऑप्शन ए HAL, ऑप्शन बी BEL, ऑप्शन सी इसरो, या फिर ऑप्शन डी DRDO। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है क्वेश्चन नंबर 3 का वो है ऑप्शन सी इसरो, यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने हाल ही में सक्सेसफुली डेमोन्स्ट्रेट किया है फ्री स्पेस क्वांटम कम्युनिकेशन ओवर अ डिस्टेंस ऑफ 300 मीटर। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट, आप इसे याद रखें। तो फ्रेंड्स आपने यहाँ पर ये आर्टिकल जरूर देखा होगा कुछ इस तरह का, ये आर्टिकल है बिजनेस स्टैंडर्ड का, इसरो डेमोन्स्ट्रेटर्स फ्री स्पेस क्वांटम कम्युनिकेशन फॉर द फर्स्ट टाइम। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, आप इसे याद रखें। और बात करूँ इसरो के सेटअप की, तो ये आपका सेटअप किया गया था 1969 में, ठीक है, आप इसे याद रखें 1969 में आपका सेटअप किया गया था। और इसके प्रेजेंट में जो चेयरमैन है वो है के सिवान, आप इनका भी याद रखें, के सिवान जो इसके प्रेजेंट में चेयरमैन है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद रखें। इन्होंने हाल ही में आपका डेमोन्स्ट्रेट किया है फ्री स्पेस क्वांटम कम्युनिकेशन। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट, आप इसे याद रखें, आपके एग्जाम में ये पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 4, इसमें आपसे पूछा गया है द यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन हैज़ इनॉग्रेटेड द शहीद भगत सिंह स्मारक इन विच स्टेट और यूटी। तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने हाल ही में शहीद भगत सिंह स्मारक का उद्घाटन किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में किया। आपके ऑप्शन है पंजाब, न्यू दिल्ली, उत्तर प्रदेश, या फिर ऑप्शन डी हरियाणा। सो आई होप आपने इस क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट किया होगा। अगर आप रेगुलरली न्यूज़पेपर फॉलो करते होंगे तो फ्रेंड्स ये जो न्यूज़ थी ये 23 मार्च के आसपास की है या 23 मार्च की है। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन बी, न्यू दिल्ली इज द राइट आंसर। न्यू दिल्ली के अंदर फ्रेंड्स हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्री जिनका नाम है पोखरियाल, रमेश सिंह पोखरियाल, इन्होंने इनोग्रेट किया है शहीद भगत सिंह स्मारक। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट, आप इसे याद रखिए। अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे इंडिया एजुकेशन डायरी का ये आर्टिकल, यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर इनोग्रेट शहीद भगत सिंह स्मारक इन न्यू दिल्ली टुडे की बात फ्रेंड्स यहाँ पे 23 मार्च की बात हो रही है। जैसे कि आप जानते हैं कि 23 मार्च को इंडिया में सेलिब्रेट किया जाता है एज अ नेशनल शहीदी दिवस। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट, आप इसे भी याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 5, विच ग्लोबल रेटिंग एजेंसी रिलीजेस रिपोर्ट टाइटल्ड ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक GEO। तो आपने मुझे बताना है इन गिवन ऑप्शन में से वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो हर साल रिलीज करती है ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट। आपके ऑप्शन ए फिच रेटिंग्स, ऑप्शन बी क्रिजल, ऑप्शन सी स्टैंडर्ड एंड पुअर, या फिर ऑप्शन डी इंडिया INDRA। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है, आई होप आपने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया होगा, ऑप्शन ए फिंच रेटिंग जो है वो हर साल रिलीज करती है ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट। फ्रेंड्स इस रिपोर्ट की बात करिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये जो आपकी फिंच रिलीज एजेंसी है ये आपकी बेस्ड है अमेरिकन, है आपकी एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। और इसने हाल ही में फ्रेंड्स अपनी एक रिपोर्ट लॉन्च की है ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट। और इसके अनुसार जो इंडिया की GDP है ये आपकी रिवाइज की गई है। पहले इनका अनुमान था कि इंडिया की GDP जो है वो इंक्रीज करेगी 11% की दर से, लेकिन अब इन्होंने इसको रिवाइज करके एस्टिमेट किया है 12.8% नेक्स्ट फिजिकल ईयर के लिए। फिर बात करूँ, इसने आगे 2023 के लिए प्रेडिक्ट किया है कि इंडिया की जो एक्सपेक्टेड GDP ग्रोथ रह सकती है वो रहती है 5.8%। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट, आप इसे याद रखें। इस एजेंसी का नाम याद रखें फिच रेटिंग एजेंसी, जो कि रिलीज करती है ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, अगेन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके आने वाले किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है पबी, ठीक है, PABBIN की पबी एंटी टेरर 2021 जॉइंट एंटी टेररिज्म एक्सरसाइज इज टू बी हेल्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन। तो पबी एंटी टेरर 2021 आपका फ्रेंड्स है आपकी एक एंटी टेररिज्म एक्सरसाइज है, ये आपके किस ऑर्गेनाइजेशन द्वारा जो है ऑर्गेनाइज की गई। SCO, ब्रिक्स, बिम्स्टेक, या फिर आसियान।
तो आई होप आपने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया होगा। अगर आप ऑप्शन ए सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल राइट है, SCO इसका राइट आंसर होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे शंघाई कॉरपोरेशन जो है, शंघाई कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने जो है इस एंटी टेररिज्म एक्सरसाइज को ऑर्गेनाइज किया था। अगर आप न्यूज़पेपर फॉलो करते होंगे तो आप देख सकते हैं द हिंदू का ये आर्टिकल, इंडिया पाकिस्तान चाइना टू पार्टिसिपेट इन SCO ज्वाइंट एंटी टेररिज्म एक्सरसाइज दिस ईयर। तो फ्रेंड्स ये एक्सरसाइज आपकी हेल्ड हो चुकी है। और बात करूँ ये जो आपकी एक्सरसाइज थी आपकी, इसका हेल्ड करने का जो फैसला लिया गया था वो 36 मीटिंग हुई थी SCO की, जिसे कहा गया था रेड्स यानी कि रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर। तो इस यहाँ पे ये जो मीटिंग हेल्ड हुई थी ताशकंद उज्बेकिस्तान की कैपिटल में, जहाँ पे 18 मार्च को डिसाइड किया गया कि जो पब्लिक एंटी टेरर 2021 जो एक्सरसाइज है वो यहाँ हेल्ड की जाएगी बिटवीन दी SCO मेंबर्स। वही बात करूँ फ्रेंड्स आपके इस मीटिंग के बारे में, तो यहाँ पे इन्होंने एक कुछ इंपॉर्टेंट अपने अप्रूवल कुछ ड्राफ्ट प्रोग्राम थे उनके ऊपर भी यहाँ पे इन्होंने बात की, कोऑपरेशन की बात की है कि हम 2022 से लेकर 24 तक किस तरह जो है काउंटर कर सकते हैं टेररिज्म को और सेपरेटिज्म को एंड एक्सट्रीमिज्म को। ठीक है, तो ये 3 इंपॉर्टेंट शब्द आप इसे याद रखें। 2022 से 24 तक यहाँ पे एक ड्राफ्ट प्रोग्राम के ऊपर भी कोऑपरेट करने की बात की गई, जिसमें बात की गई है काउंटर टेररिज्म, काउंटर सेपरेटिज्म या फिर काउंटर एक्सट्रीमिज्म। तो ये तीनों इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसे भी याद रखें। और बात करूँ SCO की यानी कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की, फ्रेंड्स ये आपका फाउंड किया गया था 15 जून 2001 को। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं 15 जून 2001 को ये जो आपका ऑर्गेनाइजेशन था ये आपका सेटअप किया गया था। और जिस वक्त इसको सेटअप किया गया था फ्रेंड्स, उस वक्त इस कंट्री के जो मेंबर थे वो मात्र थे चाइना, रशिया, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान और किर्गिस्तान। तो आप देखते हैं मात्र 6 इसके मेंबर थे, लेकिन एट प्रेजेंट में इसके 8 मेंबर हैं। बात करूँ 2017 में तो इंडिया और पाकिस्तान को ऐड किया गया था 2017 में। ठीक है, इससे पहले इस ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर थे मात्र 6, वो थे चाइना, रशिया, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान या फिर किर्गिस्तान। आप 6 कंट्री का नाम याद रखें। और 2017 में इसमें ऐड हुए थे इंडिया और पाकिस्तान। बात करूँ इसके हेडक्वार्टर की तो बीजिंग चाइना में इसके हेडक्वार्टर हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये आपका ऑर्गेनाइजेशन है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। आप इसका नाम, इसका बारे में ये सब फैक्ट जो है याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ, क्वेश्चन नंबर 7, इसमें आपसे पूछा गया है विच स्टेट शेयर अ 510 किलोमीटर बॉर्डर विद म्यांमार। तो आपने मुझे बताना है वो इंडिया की कौन सी स्टेट है जो 510 किलोमीटर जो सीमा साझा करती है म्यांमार के साथ। असम, मिजोरम, मणिपुर और मेघालय। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आपका आज का होमवर्क रहा, आपने मुझे इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। ये क्वेश्चन मैंने इसलिए पूछा फ्रेंड्स क्योंकि अगर आप न्यूज़पेपर फॉलो करते होंगे तो आपको पता ही है रिसेंटली हुआ क्या है कि 1 महीना पहले जो है म्यांमार में जो है वो वहाँ के मिलिट्री ने वहाँ पे कू करके जो है वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल घोषित कर दिया है। वहाँ के मिलिट्री आर्मी ने, प्रेसिडेंट रूल तो क्या बोलूँगा मैं, वहाँ पे एक म्यांमार मिलिट्री कू हो चुका है और वहाँ के प्रेसिडेंट को वहाँ पे पकड़ के उनको जेल में डाल दिया गया है। तो उसके वजह से जो है वहाँ पे काफ़ी जो वहाँ पे डेली आपको प्रोटेस्ट देखने को मिलेंगे और बहुत ज़्यादा रिफ्यूजी जो है उसी वजह से इंडिया में एंटर हो रहे हैं। तो आप द हिंदू का ये आर्टिकल देख सकते हैं, इंडिया सील्स म्यांमार बॉर्डर एमिड स्टैंड्स ओवर रिफ्यूजी क्राइसिस, क्योंकि बहुत से रिफ्यूजी यहाँ पे इंडिया में एंटर हो रहे हैं। तो इसलिए मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है कि वो कौन सा बॉर्डर है जिसके सहारे जो है यहाँ के रिफ्यूजी जो है या म्यांमार के जो लोग हैं वो आपके इंडिया बॉर्डर में घुस रहे हैं। तो वही इसका राइट आंसर होगा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसका जो आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। उस कंट्री, उस स्टेट का नाम जो कि आपकी सबसे ज़्यादा बाउंड्री शेयर करती है, लगभग 510 किलोमीटर की बाउंड्री शेयर करती है आपकी म्यांमार के साथ। और इसके साथ ही मुझे आप म्यांमार की कैपिटल भी बताएं। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये लेक्चर काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। वही बात करूँ, अगर आपको इस लेक्चर की PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप HP स्टडी ऐप को ज्वाइन करें, वहाँ पे आपको हमारे सभी लेक्चर की PDF मिल जाएगी। तब तक के लिए फ्रेंड्स अपना ख्याल रखें, सेफ रहें, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।